नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज की हमारी है मैराथन सेकंड। आपने उसको बहुत अच्छा लाइक किया, बहुत अच्छा हमारा उसका रिस्पॉन्स रहा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी आई है मैराथन सेकंड। हमने 500 क्वेश्चन के लिए लानी थी, लेकिन क्वेश्चन की लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो 250 के लगभग हम उसमें क्वेश्चन ला पाए, क्योंकि हमें सब लेवल वगैरह सब देखते हुए अच्छे से क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और उसे अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमने समझा कि हम 250 के दो वीडियो में दो में डिवाइड करके लेके आएंगे, ठीक है। तो 250 का हम एक बार अपलोड कर चुके हैं, एक बार हमारा आ चुका है, आज हमारा है मैराथन सेकंड, जिसमें 250 क्वेश्चन और हैं आपके राजस्थान जीके की कंप्लीट सिलेबस के, जो कि आपका रीट मीन्स का सिलेबस होने वाला है, थर्ड ग्रेड मीन्स का, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, नरेंद्र सिंह था, मूल शंकर था या फिर रामदास था? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, आपको याद रखना है, ठीक है। और मूल रूप से निवासी कहाँ के थे? मूल रूप से तो ये निवासी थे यूपी के, ठीक है, यूपी के निवासी थे, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी थे, बुलंदशहर के। और उपाधि देखे तो भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, ठीक है। और 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, कल ही हमने इनके बारे में बात करी थी, ठीक है। और तो बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की इन्होंने स्थापना करी थी। और राजस्थान सेवा संघ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर ले आए थे, 1919 में इसकी स्थापना करी थी वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। और 1920 में ट्रांसफर करके अजमेर आ गई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा है? गडरा रोड बाड़मेर, आबू रोड, जैसलमेर या फिर जोधपुर? तो अंतिम स्थान की बात हो रही है, तो कौन सा आ जाएगा? गडरा रोड बाड़मेर आ जाएगा। हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इंदिरा गांधी नहर के बारे में। देखिए इसकी जो टोटल लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, आपको याद रखनी है। और इसको उपनाम किस नाम से जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी योजना की हम बात करें तो 1948 में आती है, लेकिन शिलान्यास इसका 1950 में होता है, उद्घाटन 1961 में किया जाता है। जबकि इसका जो ये नामकरण है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नामकरण कब होता है? 2 नवंबर 1984 के लगभग होता है, ठीक है। और बीकानेर जिले हेतु जलापूर्ति का इसका क्या था? उद्देश्य था। और हम आपको बता दें कि इसकी जो जलापूर्ति होती है कौन कौन सी नदियों के द्वारा की जाती है? सतलज और व्यास नदियों के द्वारा। उद्गम स्थल कहाँ पे है इसका? हरिके बैराज पंजाब से इसका उद्गम स्थल है, हरिके बैराज पंजाब से इसका उद्गम स्थल है। और समाप्ति स्थल कहाँ पर है? गडरा रोड बाड़मेर। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। चलिए इन्हीं सभी जानकारियों के साथ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, जोहर मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र अमावस्या को या फिर चैत्र कृष्ण नवमी को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोहर मेला कब भरता है? जोहर मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, आपको याद रखना है। जोहर मेला कहाँ पर भरेगा? चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मनी के साथ काफी रानियों ने क्या किया था? जोहर किया था, तो आपको याद रखना है। रतन सिंह के समय तो चित्तौड़गढ़ में क्या भरता है? जोहर मेला। आपसे भी पूछा जा सकता है कौन से जिले से संबंधित है और कौन से, ये आपसे पूछी जा सकती है कि कब भरा जा सकता है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी को ये भरता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें चैत्र के लिए, देखिए चैत्र में क्या होते हैं? नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, जिसमें गणगौर की पूछ सकता है आपसे। चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। और फिर आती है अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और उसके जस्ट दिन दूसरे दिन आती है चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महावीर जयंती, महावीर जयंती पूछी जाती है। देखिए चैत्र कृष्ण एकादशी को तो क्या आती है? जोहर मेला भरता है। और जबकि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भरी जाती है महावीर जयंती। महावीर जयंती भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जबकि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, मतलब चैत्र महीने की जो पूर्णिमा आती है उसको क्या होता है? उसको आती है हनुमान जयंती। महावीर जयंती, हनुमान जयंती। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को तो महावीर जयंती और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जोधपुर संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग, सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भरतपुर संभाग? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर तो जोधपुर संभाग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाड़मेर जोधपुर के अंतर्गत आता है, बाड़मेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर थी। सर्वाधिक लिंगानुपात है उदयपुर संभाग में, क्योंकि डूंगरपुर है यहाँ पर। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भरतपुर संभाग में ना होकर कहाँ पर है? जयपुर संभाग में है।
है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पर है, जयपुर संभाग में है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, जयपुर संभाग में है। और हम इसका सही आंसर तो वैसे ये हो जाएगा क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 के अकॉर्डिंग तो कितना है, 165 है। और 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 है। दोनों ही पूछे जा सकते हैं, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ठीक है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। आपसे एक क्रम से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का प्रसिद्ध सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, राजपुरा दरीबा क्षेत्र, जावर क्षेत्र, रामपुरा आगूचा क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जावर क्षेत्र। हालांकि सारे ही क्या है, सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन ये हमसे पूछा है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है। तो प्रसिद्ध के नाम से कौन सा आ जाएगा, जावर क्षेत्र, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। सीसा जस्ता ये क्या है, जुड़वा खनिज है। और राजस्थान को उत्पादन में इनमें प्रथम स्थान है। इसके अयस्क कौन सा आता है, गैलीना आता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र देखिए, रामपुरा अगुचा है, रामपुरा दरीबा है। रामपुरा दरीबा है ये कहाँ पर है, राज संबंध में। और रामपुरा अगुचा ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा से संबंधित है। एक चौथ का बरवाड़ा आता है, सवाई माधोपुर से संबंधित। गुड़ा किशोरी दास आता है, अलवर से संबंधित। जावर की खानी, जावर क्षेत्र आता है, उदयपुर से संबंधित। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। राज्य में प्रथम खनिज नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, या फिर शिवचरण माथुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में घोषित की गई थी। प्रथम खनिज नीति आई कब थी, 1978 में। आपको याद रखना है 1978 में हमारी प्रथम खनिज नीति आई थी। भैरव सिंह शेखावत उस टाइम कौन थे, हमारे सीएम थे, आपको याद रखना है, ठीक है। 24 जून, आप इसे डेट भी पूछी जा सकती है, तो 24 जून 1978 को आई थी। और प्रथम औद्योगिक नीति भी 1978 में आई थी, जिसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की हमने पहले भी क्वेश्चन लाए थे। जिला उद्योग केंद्र कितने थे, 36 जिला उद्योग केंद्र थे। प्रथम औद्योगिक नीति भी कब आई थी, 1978 में। और प्रथम खनिज नीति भी कब आई थी, 1978 में। इस टाइम कौन थे सीएम, हमारी भैरव सिंह शेखावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है, झुंझुनू में, नागौर में, चूरू में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ताल छापर जो उसमें कृष्ण मृग क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो उसको उपरोक्त सभी में क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। आगे देखिएगा, आप जानते हैं कृष्ण मृगों के लिए कौन सा फेमस है, ताल छापर। ताल छापर कहाँ पर है, चूरू में, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। भारत का मक्का किसे कहते हैं, टोंक को, जैसलमेर को, बांसवाड़ा को, या फिर अजमेर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का मक्का हम किसे कहते हैं, अजमेर को। भारत का मक्का इसे हम कहते हैं, राजस्थान का हृदय इसे कहते हैं, अंडे की टोकरी इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खड़मोर यहाँ का शुभंकर था, अजमेर का। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में किसने सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गुलाबचंद का, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गुलाबचंद कटारिया, लालचंद कटारिया, प्रसादी लाल मीणा, या फिर महेश जोशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महेश जोशी। महेश जोशी हमारे मुख्य सचेतक थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस टाइम गुलाबचंद कटारिया और महेश जोशी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबचंद कटारिया क्यों है, क्योंकि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, तो ये क्या हो गए, गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। महेश जोशी ने हाल फिलहाल क्या दिया, इस्तीफा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बता देते हैं, जो लालचंद कटारिया है ये राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। और प्रसादी लाल मीणा की बात करें तो राजस्थान के, इनके पास कौन सा प्रभार है, स्वतः स्वास्थ्य एवं जो आबकारी मंत्री हैं वो कौन है, हमारे प्रसादी लाल मीणा है। महेश जोशी की बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, गुलाबचंद कटारिया का विधानसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है। महेश जोशी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, जयपुर। और जयपुर में भी कौन सा, हवा महल, ठीक है। और हम बात करें गुलाबचंद कटारिया की, तो गुलाबचंद कटारिया का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, उदयपुर। आपको ये थोड़ी सी इन दोनों से रिलेटेड बात याद रखनी है। गुलाबचंद कटारिया का तो है उदयपुर, और महेश जोशी का है जयपुर, मतलब कि जयपुर में भी कहाँ पर, हवा महल, ठीक है। इन्होंने अपने पद से क्या दिया, इस्तीफा। और उप मुख्य सचेतक कौन है, हमारे महेंद्र चौधरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। अशोक गहलोत, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत हैं, तो अशोक गहलोत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के किस चरण का शुभारंभ करेंगे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, या फिर चौथे का।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का वो क्या करेंगे? शुभारंभ करेंगे। आपको याद रखना है तीसरे का शुभारंभ करेंगे। देखिए जैसे कि कायलाना झील है, कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो जोधपुर में कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर केनाल बनाई गई है। यहाँ से पे जो जलापूर्ति होती है किसकी वजह से होती है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के केनाल के द्वारा होती है मतलब। और यहीं पर माचिया सफारी पार्क है। और हम आपको बता दें जो जलापूर्ति होती है कायलाना झील से ही होती है। जोधपुर की जलापूर्ति किससे होती है? कायलाना झील से ही होती है। तो इसके तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने किया है। चलिए आगे बढ़िएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अजमेर स्थित देखिए अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा। पहले भी ला चुके हम सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर, पिछोला, जयसंबंध या फिर मुदय सागर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? फतेह सागर के किनारे है उदयपुर की सौर वेधशाला। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर या फिर औरंगजेब शाह आलम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को, संस्कृत भाषा को या फिर तमिल भाषा को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा को शामिल करने के लिए। प्राचीन भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, जिसे नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसे विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? सुनीता गुलाटी को, दुर्गाराम मुवाल को, नंदकिशोर पांडे को या फिर उपरोक्त सभी को? तो विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? नंदकिशोर पांडे को। उपरोक्त सभी देखिए, उपरोक्त सभी मत कर दीजिएगा, नंदकिशोर पांडे इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाल के बारे में। इन दोनों को ही कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 इनको दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया था। आपको याद रखना है किस किस को दिया गया था? सुनीता गुलाटी को और दुर्गाराम मुवाल को, दोनों को ही दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 और विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? नंदकिशोर पांडे को। सुनीता गुलाटी है बीकानेर से संबंधित है, जबकि दुर्गाराम मुवाल है ये किससे संबंधित है? ये है उदयपुर से संबंधित, आपको याद रखना है। चलिए, और ये नंदकिशोर पांडे हैं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने, शाहबाज खान ने या फिर महमूद लोदी ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहबाज खान ने आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर। कब किया था? 1578 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1508 में, 1509 में, 1510 में या फिर 1511 में? तो राणा सांगा के राज्याभिषेक की यदि बात आती है तो वो कब हुआ था? 1509 में हुआ था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव, हरिराज या फिर पृथ्वीराज तृतीय? ये तृतीय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमदेव। ललित विग्रह राज का जो लेखक था वो कौन है? सोमदेव है, ठीक है। आगे देखिएगा, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? लवण मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा या फिर लैटेराइट मृदा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मृदा के ऊपरी परत हास्य का प्रमुख कारण क्या है? वायु अपरदन, अत्यधिक निक्षालन, जल अपरदन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऊपरी परत किसकी वजह से? जैसे नदियों से जो बाढ़ आती है, जल आता है, उससे क्या होता है? ऊपरी परत से, ऊपरी परत की जो हमारा जो ऊपरी परत में जैसे ह्यूमस होता है, हमारा क्या होता है? ह्यूमस होता है। तो जो ऊपरी परत का जो अपरदन होता है, जल अपरदन, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा सर्वाधिक क्या होता है? ऊपरी परत का हाश होता है, मृदा की ऊपरी परत का हाश होता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी क्या होती है? उसके साथ बह जाती है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? जिप्सम की बढ़ोतरी के कारण, अति सिंचाई के कारण, अतिचारण के कारण या फिर रासायनिक खादों के उपयोग के कारण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अति सिंचाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? हमारी भूमि लवणीय हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी रहेगी इनमें से? गाद मिट्टी, बलुई मिट्टी, मटियार मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलुई दोमट मिट्टी कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से है? जैविक कारक, स्थलाकृतिक कारक, स्थानीय जलवायु या फिर आधारीय चट्टान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी थी? 1560 में, 62 में, 64 में या फिर 66 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1562 में करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन कहलाता था? जागा, पुजारी, महाजन या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जागा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या फिर बांसवाड़ा को? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं हम भरतपुर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन जो हमारा हुआ था 1734 में, उसकी अध्यक्षता किसने करी? सवाई मानसिंह ने, अभय सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने या फिर दलील सिंह ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। हुरडा सम्मेलन की क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें कि हुरडा सम्मेलन में जो जयपुर से थे वो कौन थे? जयपुर से कौन थे? जयपुर से थे हमारे जयपुर से थे जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय जयपुर से शामिल हुए थे और जगत सिंह द्वितीय ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। और ये 1700 जुलाई, तारीख भी पूछे तो ये 17 है तो तारीख में भी 17 आएगा। 17 जुलाई 1734 इसकी क्या आती है? तारीख आती है। हुरडा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। हुरडा सम्मेलन के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। हमने आपको तो कल की वीडियो में बताया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत बनी? तो इसके आंसर देख लेते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर रियासत बनी थी। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम निषेध करने वाली कौन सी रियासत बनी? हमारी उदयपुर रियासत बनी। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग है? जालोर, बाड़मेर के आसपास का भूभाग, सिरोही, आबू की व आसपास का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिरोही, आबू व उसके आसपास का क्षेत्र। आपको इस तरीके से याद रखना है, सिरोही, आबू उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का क्या था? भूभाग था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग, देखिए डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग या फिर उपरोक्त सभी? तो डांग क्षेत्र की बात करें तो डांग क्षेत्र में ये भी है, ये भी है और सवाई माधोपुर का भी कुछ भाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आपको याद रखना है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता देते हैं। देखिए धौलपुर करौली में कौन सा पत्थर मिलता है? धौलपुर करौली में मिलता है लाल पत्थर। लाल पत्थर मिलता है। और सुनने में आ रहा है कि जो अयोध्या का जो पत्थर गया वो भी यहीं से गया है। ठीक है, और दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में भी धौलपुर का लाल पत्थर है, जबकि संसद भवन में करौली का लाल पत्थर लगा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचम तीर्थ या कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, पुष्कर, गलता या फिर रामदेवरा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में, जिसे हम कहते हैं अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राजस्थान भारत का मक्का। ठीक है, और संगमरमर की मंडी है कहाँ पर है? किशनगढ़ में। ये पूछा जा सकता है आपसे, संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में है संगमरमर की मंडी। गुलाबी काला ग्रेनाइट मिलता है बांधनवाड़ा अजमेर में। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या फिर जयगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गलताजी। आप जयपुर में गलताजी के जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे क्या है? बहुत सारे बंदर ही बंदर है। और जयपुर से याद आया, जयपुर में क्या है? भैंसलाना। भैंसलाना में कौन सा पत्थर मिलता है? काला, क्योंकि भैंस कैसी होती है? काली। तो काला, काले रंग का जो संगमरमर मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, शिक्षा वाणी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। लास्ट वीडियो में हमने शिक्षा दर्शन के बारे में बताया था, इसमें हम थोड़ा सा शिक्षा वाणी के बारे में बता देते हैं क्योंकि ये आपके शैक्षिक दर्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इनमें से हमको असत्य छांटना है। इसका प्रारंभ 11 मई 2020 से होता है, बिल्कुल होता है। पुनः प्रारंभ होता है इसका 21 जून 2021 से, बिल्कुल होता है। इसके प्रसारण की अवधि 55 मिनट है क्या? हाँ जी है। इसका जो उद्देश्य है वो कोविड-19 के समय शिक्षा देना था तथा इसकी जो नोडल एजेंसी है वो RSCERT है, बिल्कुल हाँ जी है। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे तो सारे कथन क्या है, सत्य है, तो यह सत्य इनमें से कोई है ही नहीं। तो आपको ये याद रखना है, जो शिक्षा वाणी प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 11 मई 2020, ठीक है। और पुनः प्रारंभ होता है 21 जून 2021। पुनः प्रारंभ दोनों का सेम टाइम पे होता है, चाहे शिक्षा वाणी हो चाहे शिक्षा दर्शन हो। प्रसारण अवधि इसकी होती है 55 मिनट और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है NCERT नहीं है, RSCERT है। आपको NCERT देख के कंफ्यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। जैन तीर्थकर आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, राणा सांगा को या फिर राणा कुंभा को। तो कीर्ति स्तंभ की बात करें तो जैन तीर्थकर आदिनाथ को ये क्या है, समर्पित है। चित्तौड़गढ़ में देखें तो चित्तौड़गढ़ में कौन से रखकर का मतलब जो पत्थर मिलता है वो कौन सा मिलता है? गेरू पत्थर मिलता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में किस कलर का मिलता है? गेरू पत्थर मिलता है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं बनवाया? जैसा कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि जयसिंह द्वितीय ने 5 वेधशालाओं का जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से 5 में से कौन सा गलत है, मतलब कौन सा 5 में शामिल नहीं है? तो जयपुर, बिल्कुल जयपुर में बनवाया था। बनारस में बनवाया था। मथुरा में भी बनवाया था। लेकिन अयोध्या में नहीं बनवाया था। अयोध्या में तो हमारे राम भगवान जी का मंदिर है। बाकी हम बता दें कि कहाँ कहाँ बनवाया था, तो इसका तो सही जवाब ये हो जाएगा, एक है दिल्ली, एक है जयपुर, एक है उज्जैन, एक है मथुरा और एक है बनारस। बनारस या वाराणसी भी दिया जा सकता है आपको, ठीक है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर का प्राचीन नाम जयगढ़, रामगढ़, ढूंढाड़, प्राचीन नाम भी पूछे जा रहे हैं आजकल। एक एग्जाम में मैंने देखा था जालोर का प्राचीन नाम पूछा गया था, जावलीपुर, ठीक है। तो आपसे को प्राचीन नाम को भी थोड़ा सा एक बार देख के जाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1940 को, 9 अगस्त 1941 को, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1943 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो हमने आपको कल ही बताया है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्या है ये? राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 10.41, मतलब कि 10.41% क्षेत्रफल घेरता है। आपको ये भी याद रखना है। और राजस्थान की बात चल ही रही है तो ये जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान का यदि हम आपको अक्षांशीय विस्तार बताएं तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। आपको ये याद रखना है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इसका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनमें आपको एक दूसरे में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देशांतरों के मध्य जो अंतर है वो तो कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट हो गया। और जो अक्षांशों के मध्य अंतर है वो कितना हो गया है? 7 डिग्री 09 मिनट इसका अंतर हो गया है। और जबकि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को लगता है 4 मिनट का समय लगता है। आपको ये याद रखना है, 4 मिनट का समय लगता है। ओके। और पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालय ऐसे है जिनका अक्षांश कैसा है? समान है। आप पाली और बाड़मेर को जैसे मैप में देखेंगे तो जैसे यहाँ पाली है, यहाँ बाड़मेर है, तो इनकी जो अक्षांश रेखा है वो समान गुजरेगी। तो पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश क्या है? समान है। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में, न्यूनतम डूंगरपुर में है। चलिए इन्हीं जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? हमसे सही पूछा जा रहा है। स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 हमने आपको याद करवाया था, जो हमारी आई थी शैक्षिक परिदृश्य वाली वीडियो, उसमें याद करवाया था। चलिए अब आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, आपको याद है कि आप भूल गए हैं। देखिए, स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को, बिल्कुल। स्माइल 2.0 हमने आपको बताया था, 2.0 में 2 आएगा, 2 नवंबर 2020। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो स्माइल 2.0 बिल्कुल सही है। स्माइल 3.0 में
21 जून 2021 3.0 का देखिए, इस जो शुरू होगा वो तो 1 से शुरू होगा, मतलब कि 1 3 13 हो जाएगा, और स्माइल 2 में 2 आएगा, 2 नवंबर हो जाएगा। स्माइल 3.0 में 2 और 1 3, तो 3 आएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाजे से इसको एक दूसरे को सुमेलित करने वाला आए तो आप कर सकते हैं। स्माइल 3.0 की बात करें तो 21 जून 2021 हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल हमारे उपरोक्त सभी क्या हैं, इसमें सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन सिटी या फिर सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, पाली, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। और जोधपुर की आकृति कैसी है? जोधपुर की आकृति है मयूराकार। जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूराकार है। चलिए फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो व्हेल मछली के समान है वो कौन सी जिले की आकृति है। आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हेल मछली के समान है वो कौन सी जिले की आकृति है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर से संबंधित। जोधपुर में पत्थर की बात करें तो कौन सा मिलता है? बादामी पत्थर। कुरंजा यहाँ का क्या है? जो शुभंकर है, हमने आपको कल ही बताया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर, सीकर, पाली या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाली नहीं है, बाकी नागौर है, सीकर है एंड जोधपुर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम की खोज हेतु 7 ब्लॉकों को एक्सप्लोरेशन के लिए रिजर्व किया है? रोहिला, खंडेला, सीकर, सिवाना, बाड़मेर, भूनाद, जहाज, भीलवाड़ा या फिर उमरा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिवाना, बाड़मेर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरेनियम हमारे वैसे ही ये खनिज वगैरह है, तो यूरेनियम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन करंट का इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हम आपको बता दें यूरेनियम के जो हमारे राजस्थान में यूरेनियम के लिए जो जाना जाता है, देखिए एक पहले से किसके बारे में बात होती है, हम बात करते हैं सीकर। कहाँ पे उत्पादन होता है हमारा? सीकर में, खंडेला की पहाड़ियों से। और जो अब नवीनतम भंडार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सिवाना। सिवाना जो कि बाड़मेर में है, सिवाना बाड़मेर से हमारे इसके क्या मिले हैं? नवीनतम भंडार मिले हैं। आपको ये याद रखना है। 7 ब्लॉक इसके लिए क्या करे गए हैं? रिजर्व रखे गए हैं। और ये इसकी चट्टान की बात करें कि कौन सी चट्टानों से मिला है, तो इसके लिए आता है माइक्रोग्रेनाइट या फिर माइक्रोसिस्ट चट्टानें। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और बात करें बाड़मेर में, बाड़मेर में सिवाना में क्या है? सिवाना में है 56 की पहाड़ियाँ। आपको ये भी याद रखना है, 56 की पहाड़ियाँ क्या है? पर है सिवाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। परवन लिफ्ट जयपुर, यही गलत हो गया। सावन भादो कोटा है। सोम कमला अंबर डूंगरपुर है। सोम कादर उदयपुर है। तो परवन लिफ्ट ये गलत हो गया, हमारा जयपुर में नहीं है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, घिलोट औद्योगिक क्षेत्र, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना तथा घिलोट औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं किया है, तो थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कि क्या उत्पादन में प्रथम स्थान है? गन्ना, कपास, सरसों या फिर चावल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। और सरसों और राई अनुसंधान केंद्र हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेवर, भरतपुर। आपको याद रखना है, भरतपुर में अनुसंधान केंद्र आपके सिलेबस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, सीकर में या फिर सांबर झील। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, बिल्कुल है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नाना करौली में ना होकर ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय मरुद्यान क्या जैसलमेर में है? बिल्कुल है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर अलवर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना करी थी, आपको ये भी याद रखना है। और जोधपुर में क्या है? जीरा मंडी है। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध जोधपुर कौन सी
लाल मिर्च के मथानिया, जोधपुर में कौन सी जगह है? मथानिया, जो कि लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। और जोधपुर में कौन सी मंडी है? जीरा मंडी है। जबकि ईसबगोल का भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, रीट में आया था आई थिंक। तो ये ईसबगोल मंडी कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? जालोर में। ईसबगोल सब सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जालोर में। इस तरीके से आपको सुमेलित करने का ही था आई थिंक, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में निवास करते हैं? झालावाड़ में, बारा में, बूंदी में या फिर टोंक में? तो सहरिया जनजाति की यदि बात आती है तो नाम आता है बारा का। ठीक है, बारा का नाम आता है। तो बारा में कौन सी है? लहसुन मंडी। छिंपा बाड़ोद में कौन सी है? लहसुन मंडी है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। आपको याद रखना है बाड़मेर में कौन सी मंडी है? लहसुन मंडी। और अभी हमने कौन सी पढ़ी? जीरा मंडी। वो कौन सी में है? जोधपुर में। ईसबगोल से संबंधित कौन सा है? जालोर है। आपको सभी याद रखने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगाई व छपाई के उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? पाली, जैसलमेर, दौसा या फिर झालावाड़? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाली। ठीक है, पाली से हमें क्या याद आता है? पाली में लूनी नदी के वहां पर कौन सा है? जवाई बांध। जवाई नदी पर कौन सा है? जवाई बांध। ठीक है, जवाई नदी कौन सी की? लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध की बात करें तो सुमेरपुर के निकट जवाई नदी है राजस्थान का, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? जवाई बांध सबसे बड़ा बांध है पश्चिमी राजस्थान का। इसका निर्माण होता है 1946 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। ठीक है, और इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसको कहा जाता है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सेई बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी तैयार की गई थी 1977 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री कोरोना किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना या फिर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना? तो चूंकि बात हो रही है किसानों की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर वन मृदा? तो इसका सर्वाधिक जो उपजाऊ है वो कौन सा प्रकार है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा, दोमट भी जिसे कहते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग है, एक तरफ अवस्थिति है। स्टेट वुलन मिल, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारा ऊन के लिए तो कौन सा फेमस है? बीकानेर है, ना कि चूरू है। पानी के मीटर, बाकी जयपुर सही है। सीमेंट मोडक, ये मतलब कोटा में पड़ता है आई थिंक। और सूती वस्त्र ब्यावर, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? स्टेट वुलन मिल्क। नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर के, नगरी के, आहड़ के या फिर बागोर के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बागोर के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान में भूजल दोहन के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? राजस्थान भूमि विकास प्राधिकरण का, राज्य भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का, राजस्थान भूजल प्राधिकरण का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य भू संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा भूजल का जो दोहन होता है उसके नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जिन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? झालावाड़, बारा, कोटा जिलों के 637 गांवों को, बूंदी, कोटा, बारा जिलों के 535 गांवों को, झालावाड़, बूंदी, कोटा जिले के 637 गांवों को या फिर प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा जिले के 535 गांवों को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़। मतलब कि झालावाड़, बारा, कोटा जिलों के 637 गांव हैं, उनको क्या की जाएगी? परवन वृहद परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। हम आपको बता दें, जो झालावाड़, यदि झालावाड़ कोटा की बात आती है तो झालावाड़ कोटा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? झालावाड़ कोटा में। यह कोटा झालावाड़ में स्थित है और जिसका 2003 में, कब? 2003 में दर्रा अभ्यारण्य से नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया तथा 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका मुकुंदरा हिल्स पार्क नाम रखा। आपको याद रखना है। और फिर उसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो भी इसको पारित किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान में ये शामिल हो चुका है। और बताएं,
परंतु इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस अभ्यारण्य में गागरोनी, हीरामन तोता, हिंदू मौका, आकाश लोचन, मनुष्य की आवाज में बोलने वाला, मतलब जो हीरामन तोता है, गागरोनी तोता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दर अभ्यारण्य का, अबली मिर्णी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, अबली मिर्णी का महल है यहाँ पर, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। गुप्त कालीन हूणों का शिव मंदिर भी यहाँ पर है। इसमें सर्वाधिक घड़ियाल और सारस पाए जाते हैं। राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान को तथा तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य 2013 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान 2012 में, टाइगर प्रोजेक्ट 2013 में घोषित किया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना या जिला सुमेलित नहीं है? गुड़ा बूंदी, ये तो सही है। औराई चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। मानसी वाकल डूंगरपुरी गलत हो जाएगा। पांचना करौली, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? मानसी वाकल डूंगरपुर हमारा क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर की स्थापना किसने करी थी? डूंगरपुर की स्थापना करी थी डूंगर सिंह ने, अपने नाम से ही करी थी डूंगर सिंह ने, तो इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और डूंगरपुर की बात करें तो जांगिल यहाँ का क्या हो जाएगा? शुभंकर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था, डूंगर मतलब पहाड़, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? बड़ी बड़ी जांगे चाहिए। ठीक है, तो जांगिल हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन से ऐसे राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हो गया था। हम आपको बता दें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन या फिर दरबारा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी ये ऐसे राज्यपाल हैं इसमें जिनका क्या हो गया था? कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। और हम आपको बता दें, राज्यपाल की बात चली है तो ऐसे राज्यपाल जो पूर्व आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं और उनको तीसरी बार उनके शासन में क्या होता है? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो वो कौन थे? रघुकुल तिलक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रघुकुल तिलक जो आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं वो कौन थे? रघुकुल तिलक, वो राज्यपाल भी बने। सबसे कम कार्यकाल हमारे किसका रहा? दरबारा सिंह का। ये केवल 24 दिन के लगभग रहे थे हमारे राज्यपाल, फिर इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। निर्मल चंद जैन की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी 2003 के लगभग। और यदि हम बात करें प्रभा राव की, तो प्रभा राव की भी पद पर रहते हुए ये राज्य की प्रथम ऐसी महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान है जो कि सुमेलित नहीं है? बैतली, बारा, इंदिरा लिफ्ट, गंगानगर, बांकली, जालोर या फिर भीमलत, बूंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा लिफ्ट है, जो गंगानगर नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर करौली, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? लिफ्ट आ रहा है। लिफ्ट वाला इधर की साइड आएगा, पूर्वी की साइड। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 5 है, 9 है, 8 है या फिर 7 है? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है हमारी, उसमें लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? उसमें लिफ्ट नहरों की संख्या है 7 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मुख्य नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। और राजस्थान के 10 जिले इस नहर से लाभान्वित हो रहे हैं। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस नहर के अंतिम छोर को मोहनगढ़, जैसलमेर से गदरपुर रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? गदरपुर बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा थोड़ा सा ये करंट का है क्वेश्चन, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया था? हमारे जो सिरोही में माउंट आबू है, वहाँ आबू रोड पर क्या है? ब्रह्मा कुमारी का संस्थान है, काफ़ी बड़ा। तो वहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्चुअली शुभारंभ किया है, वो किस अभियान का किया है? मिशन दृष्टि अभियान, मेरा गाँव मेरी धरोहर अभियान, जन जन अभियान या फिर गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत अभियान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल जन अभियान। ठीक है, जल जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू में। आपको याद रखना है। ठीक है, और माउंट आबू कहाँ पर? सिरोही। और सिरोही के संस्थापक कौन थे? सहसमल।
सह से सिरोही, सह से सहसमल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आशीष देव चारण, सुरेंद्र अवाना, हरि सिंह गौदारा या फिर तरुण कुमार जैन। तो ये भी करंट का काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तरुण कुमार जैन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसकी वजह से? विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजोलाई के महल किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर चूरू में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर में स्थित है हमारे बीजोलाई के महल। जोधपुर से इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? जोधपुर का शुभंकर हमने आपको बता दिया था, क्या होता है? कुरंजा होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताते हैं हम जोधपुर से संबंधित आपको? जोधपुर में क्या है? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, और वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, अबली मिणी का महल अभी हमने बात करी, कोटा में है, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल तो है जसवंत थड़ा, और दूसरा ताजमहल है अबली मिणी का महल, जो कि कहाँ पर है? कोटा में है। एक आती है काका जी की दरगाह। एक क्या आती है फ्रेंड्स? काका जी की दरगाह आती है, वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। उसको क्या कहा जाता है? काठल का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि जो प्रतापगढ़ के पास प्रतापगढ़ के अंदर जो माही के किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र, उसको हम काठल कहते हैं। तो काठल का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है काका जी की दरगाह को, जो कि है प्रतापगढ़ में। और एक आता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? आपसे भी पूछा जा सकता है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। चलिए, वो तो खैर आउट ऑफ राजस्थान हो गया, लेकिन बाकी के तीन आपको याद रखनी है। जसवंत थड़ा हमारे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, और हम बात करें आपको अबली मिणी का महल, जो कि कहाँ पर है? कोटा में है। जसवंत थड़ा है जोधपुर में। अबली मिणी का महल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और हम बात करें काका जी की दरगाह, जो कि प्रतापगढ़ में है, उसे काठल का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, आप जानते हैं। चलिए, इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया? मुबारक महल, जल महल, सामोद महल या फिर चंद्र महल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? मुबारक महल का निर्माण करवाया जाता है सवाई माधोसिंह द्वितीय के द्वारा, और वो भी कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर में मुबारक महल, और एक और मुबारक महल है, हमने आपको पहले भी बताया था, वो कहाँ पर है? टोंक में। ऊँट की कुर्बानी के लिए जो कि फेमस है, वो कहाँ पर है? टोंक में है। और जबकि ये जो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, वो कहाँ पर है? जयपुर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सिटी पैलेस या चंद्र महल, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर चांदी के दो विश्व के सबसे बड़े पात्र रखे हुए हैं। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल वाला दुर्ग, जिसके अंदर एक जैसे 9 महल है, वो कौन सा है? नाहरगढ़ है, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। चलिए, इन्हीं जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? 1999 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1989 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1999 या फिर 1999 में। तो 1999 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कई बार 1996 भी दिया होता है। ठीक है, तो 1999 इसका इसके ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं, देखिए इसकी थोड़ी सी डिटेल। बीसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पे उसने करवाया था। तो बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? टोंक जिले में है, बनास नदी पर है। इसका निर्माण कंक्रीट से हुआ है। यह बांध 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग 40 मीटर तो ये ऊंचा हो गया। ठीक है, और लंबाई कितनी हो गई? 574 के लगभग में इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। चलिए, आगे बढ़ते हैं। किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। पाली में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स? बीकानेर में किया जाता है, आपको याद रखना है। और बीकानेर की हम स्थापना की बात करें तो बीकानेर की स्थापना करी थी 1488 में। किसके द्वारा की गई? राव बीका के द्वारा की गई, आपको ये भी याद रखना है। राव बीका के द्वारा 1488 में करवाई गई बीकानेर नगर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन। ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ भी है
कि कौन सा नगर है जिसकी स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, तो वो कौन सा है, बीकानेर है, जिसकी स्थापना कब होती है, अक्षय तृतीया के दिन होती है। और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, गजनेर, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। और यह अभ्यारण्य क्यों फेमस है, बटबड़ पक्षियों के लिए, जिसे रेत का तीतर भी कहते हैं, यही यहाँ का शुभंकर है, जिसे रेत का तीतर भी कहते हैं, एम्प्रियल सैंड ग्राउज भी कहते हैं, और जंगली सुअरों के लिए भी ये गजनेर अभ्यारण्य फेमस है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निरोगी राजस्थान अभियान राजस्थान की शुरुआत निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब होती है हमारे राजस्थान में, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2020, 18 दिसंबर 2019 या फिर 24 सितंबर 2019। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत होती है हमारे निरोगी राजस्थान अभियान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा की शुरुआत होती है, ठीक है। निःशुल्क दवा की तो 2011 में होती है, जो कि कब होती है, 2 अक्टूबर, मतलब कि महात्मा गांधी जी की जयंती के टाइम पे। और यदि हम बात करें उसकी निःशुल्क जाँच की शुरुआत कब होती है, तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, उसके टाइम पे शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2013। इस पे क्या होती है, निःशुल्क जांच की शुरुआत होती है, फिर दोनों को मिलाकर हमारे निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था, 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर अवस्थित है, बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, या फिर हम बात करें शेरगढ़ दुर्ग बारा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये है बाला किला अलवर में, ठीक है, बाला किला अलवर में है। और हम बात करें अलवर की बात करें तो अलवर का हमें क्या पसंद है, इडली सांभर पसंद है, तो अलवर का जो शुभंकर है वो क्या हो जाएगा, सांभर हो जाएगा, ठीक है। हम एक और बात कर लेते हैं अलवर से, अलवर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जो कि अलवर में है। इसमें एक और अभ्यारण्य सरिस्का ए है, देखिए सरिस्का के ही 1-2 पार्ट है, तो सरिस्का का ही दूसरा पार्ट क्या है, सरिस्का ए है, जो कि हमारा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सरिस्का ए। राज्य में दूसरी बाघ परियोजना है, जो कि 1978 में यहाँ पर शुरू की गई, कब, दूसरी बाघ परियोजना कब शुरू की गई, 1978 में, और यहीं पे शुरू की गई। यहाँ पर सर्वाधिक लंगूर बंदर हरे कबूतरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये हरे कबूतरों के लिए फेमस है। और मोरों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, किसमें, सरिस्का में। यहाँ पर पांडुपोल हनुमान जी है, नीलकंठ महादेव जी, बरतरी के लिए भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बरतरी का मंदिर, ठीक है। आपको सभी जो फैक्ट हैं इससे संबंधित याद रखनी है। और स्वयं प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हैं, उन्होंने राजस्थान के सरिस्का में कैबिनेट मीटिंग भी ली थी एक बार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर या फिर हरिदेव जोशी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो 2 ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया है। जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो बरकतुल्ला खां को क्या बना दिया गया था, मुख्यमंत्री बना दिया गया था, ठीक है। और हम आपको बता दें, जो मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहा जाता है, और ये लगातार 4 बार, सर्वाधिक बार ये अवधि तक ही रह चुके हैं, और 17 वर्ष तक, वर्ष पूछे तो 17 वर्ष तक रह चुके हैं, सर्वाधिक अवधि तक या सर्वाधिक समय तक रहने वाले हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया है, ठीक है। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर हरदेव जोशी ने फिर से शुरू कर दिया था। और अब बता दें, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राज्य में चौथे विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था इनके टाइम पे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने जब त्यागपत्र दिया तो बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। और बरकतुल्ला खान कौन थे, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, पहले एकमात्र, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो गई थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री कौन रहे, बरकतुल्ला खान रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है या फिर 40 किलोमीटर है। तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई ये भी पूछा जा चुका है, तो ये एक सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है या फिर जालोर है। तो सही जवाब हो जाता है कुंभलगढ़, जिसकी दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा
हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? श्री मदन लाल सैनी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल या फिर डॉक्टर करोड़ी लाल। तो करोड़ी लाल जी भी हैं, भूपेंद्र यादव जी भी हैं और मदन लाल सैनी जी भी हैं। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? श्री अर्जुन राम मेघवाल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित है? अलवर से, भरतपुर से, जयपुर से या फिर बूंदी से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये संबंधित है भरतपुर से। ठीक है, भरतपुर से संबंधित है। और हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? भरतपुर में है बंदबारेठा। आपको याद रखना है, बंदबारेठा कहाँ पर है? भरतपुर में है। इसे परिंदों का घर भी कहा जाता है, जो जरखों के लिए फेमस है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? परिंदों का घर भी कहा जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? जरखों के लिए फेमस है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर इसको क्या कहते हैं? घना पक्षी विहार। ये भी कहाँ पर है? भरतपुर में, जो कि पर्यटन का हमारा मुख्य केंद्र है। सुनहरे त्रिकोण में भी ये पड़ता है। सुनहरा त्रिकोण कहाँ कहाँ पर है? सुनहरे त्रिकोण की बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ से जयपुर से मतलब कि राजस्थान से देखें तो राजस्थान से क्या है? राजस्थान से सुनहरे त्रिकोण में है जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली और इधर की साइड यूपी में है आगरा। तो ये क्या बन जाता है? त्रिकोण बन जाता है। इसको कहा जाता है सुनहरा त्रिकोण, जो कि हमारा एक पर्यटन परिपथ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर में गंभीर एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आपको याद रखना है। और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में इसको शामिल कर लिया गया। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और विश्व के 10 शीर्ष के जो अभ्यारण्य है उनमें शामिल है हमारा केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। घना पक्षी विहार भी इसको कहा जाता है। साइबेरियन सारिस्सों के लिए फेमस है। लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और मतलब कौन सी घास खाकर? एंचा घास खाकर यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, और पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, पक्षियों की सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? सूरज सागर, जय सागर, मानसागर या फिर कनक वृंदावन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मानसागर। जयपुर का जो जल महल है वो कहाँ पर, किस झील के किनारे स्थित है? मानसागर झील के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है। चलिए, और बता देते हैं हम आपको जयपुर की, जयपुर आया तो जयपुर हमारे क्या है? तल में है, तो चीतल इसका क्या हो जाएगा? शुभंकर हो जाएगा। अब तक आपको याद हो गया। हम हर वीडियो में इस वजह से रिपीट करते हैं कि आपको ये सब याद हो जाए। ठीक है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क व देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। यहाँ जैविक पार्क, ये कौन सा है? एक जैविक पार्क है। ठीक है, जैविक पार्क भी है यहाँ पर। और जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलिए, इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ, वह कौन सा राजनीतिक दल था? आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए 90% हमने आए हुए क्वेश्चन शामिल करे हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ या फिर राम राज्य परिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राम राज्य परिषद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? जब हमारे राज्य में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो हमारे राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद या फिर रघुकुल तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद थे हमारे राज्यपाल जब हमारे 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? पहली बार 1967 में। और कितनी बार हमारे लग चुका है? 4 बार लग चुका है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया वो कौन थे? श्री सरदार जोगेंद्र सिंह। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया जो आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं कौन से राज्यपाल थे? रघुकुल तिलक थे। और सबसे कम कार्यकाल किसका था? दरबार सिंह का था, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल थी। और ऐसी प्रथम महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो थी श्रीमती प्रभा राव। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक आया था कलराज मिश्र, ये इसमें पूछा गया था संस्कृत विभाग वाले में, कलराज मिश्र कौन से नंबर के थे? तो हमने गलती से बाय मिस्टेक एक वीडियो में उसको 40वें नंबर का बता दिया था, जबकि कौन से हैं? 41वें नंबर के हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? सॉरी,
मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। बाकी देख लेते हैं, राज्यपाल केवल उन लोगों की मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभाग को बदलता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। बाकी हमसे पूछा है कि कौन सा मुख्य शक्ति है जो मुख्यमंत्री के पास नहीं है, तो फर्स्ट हो जाएगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की शक्ति इसके पास नहीं है। और हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री से संबंधित यदि मुख्यमंत्री के कर्तव्य देखें तो कर्तव्य पूछे जाते हैं, कौन से अनुच्छेद में है? 167 में है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, और हमारे राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य कितना है? 129 है, आपको ये भी याद रखना है। और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जबकि हमारे राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे जी हैं। ठीक है, और सर्वाधिक मुख्यमंत्री जयपुर जिले से बने हमारे, ये तो होता ही है। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिएगा जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिलाल शास्त्री, वसुंधरा राजे ने तो नहीं ली, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। ये वाला सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया ने भी ली थी, हरिदेव जोशी ने भी ली और अशोक गहलोत ने भी ली। ठीक है, इसमें शिवचरण माथुर ने नहीं ली, इसमें वसुंधरा हीरालाल शास्त्री जी ने भी नहीं ली, इसमें जयनारायण व्यास का नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माणकर्ता भी मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। सर्वाधिक समय तक ये हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगभग 17 वर्ष तक, और 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के सही क्रम का है? सही क्रम हमको इसमें जांचना है, तो हम आपको डायरेक्ट सही क्रम ही बता देते हैं। सबसे पहले आएगा हरिदेव जोशी, देन आएंगे भैरव सिंह शेखावत, देन आएंगे जगन्नाथ पाडिया और देन आएंगे शिवचरण माथुर। ठीक है, हरिदेव जोशी 2 बार रह चुके हैं। हरिदेव जोशी पहले तो 1973 से 77 तक रहे थे, फिर 1985 से 88 तक वापस आए थे, जब इन्होंने संभागीय व्यवस्था को वापस से चालू भी कर दिया था। तो हम आपको बता देते हैं, जब बरकतुल्ला खां पर आए, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने जब त्यागपत्र दिया तो बरकतुल्ला खां आए, जब उनका निधन हो गया था पद पर रहते हुए, तब कौन आए थे? श्री हरिदेव जोशी। देन उनके बाद आए भैरव सिंह शेखावत, देन आए जगन्नाथ पहाड़िया और फिर आए शिवचरण माथुर, फिर हीरालाल देवपुरा और फिर दोबारा से श्री हरिदेव जोशी आए थे। चलिए, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हमारे देव जोशी को बताए तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया, और इनके कार्यकाल में क्या लगा था? आपातकाल लगा था। किसके? हरिदेव जोशी के कार्यकाल में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, फॉलरी नामक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर की उंगली में, बाजू में या फिर हाथ की उंगली में? तो फॉलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर की उंगली में पहना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? मांगणियार से है, कंजर से है, कालबेलिया से है या फिर कामड़ से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कामायचा का संबंध है मांगणियार जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है? सहरिया है, गरासिया है, मेणा है या फिर भील है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेणा है, और मेणा भी सर्वाधिक कहाँ पर? जयपुर में मोस्टली पाई जाती हैं। और जयपुर में हमने इसका सही जवाब हो जाएगा मेणा, और जयपुर में हमने पढ़ा था जयपुर का शुभंकर होता है चीतल, और वहाँ पर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जम्वा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, अर्जुनलाल सेठी को, दामोदर दास राठी को या फिर भोगीलाल पांड्या को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को कहा जाता है। आपको याद रखना है, ये पूछ रहा है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का, तो स्वतंत्रता संग्राम का किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली या फिर ब्रजराज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पदावली है मीराबाई की प्रसिद्ध रचना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, सचियाय माता कुल देवी है? राठौड़ों की, ओसवालों की, सिसोदिया राजपूतों की या फिर जालोर के चौहानों की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओसवालों की कुल देवी है कौन सी? सचियाय माता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर झालावाड़ में? तो काठ का रैन बसेरा कहाँ पर है? झालावाड़ में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा,
और झालावाड़ की हमने आपको बात बताई थी अभी, कोटा झालावाड़ में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा, दर्रा, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा, ठीक है। उसको आपको याद रखना है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि करी थी वो संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, अलवर था, सिरोही था, मेवाड़ था या फिर बीकानेर था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा था, सिरोही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं, गंगानगर में, बारा में, डूंगरपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बारा में, बारा में सर्वाधिक मसाले क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। हम बात करें बारा की, तो बारा का हमने आपको क्या बताया था, बारा का हमने आपको शुभंकर बताया था। बारा का शुभंकर क्या होता है, मगर होता है। बच्चे से हम ऐसे ही कहते हैं, बाहर मत जाना, वरना बारा से बाहर, बाहर मत जाना, बाहर क्या है, मगर है, ठीक है। और बारा का हम बात करें तो बारा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बारा में है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि बारा में कौन सी नदी गुजरती है, परवन नदी गुजरती है, उसके किनारे पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। तो बात आती है सातुड़ी तीज की, तो सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो हो जाएंगी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, सिरावन से तात्पर्य है ग्रामीणों की वेशभूषा ढूंढान क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन, ग्रामीण कृषकों का दोपहर का भोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है उसे कहा जाता है सिरावन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भील क्षेत्र में बाऊ जी के नाम से जाने जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत है, जो कि किसके नाम से, भीलों में बाऊ जी के नाम से जाने जाते हैं, डूंगरपुर से संबंधित है। और जो मोतीलाल तेजावत हैं उनसे संबंधित कौन सा आंदोलन आता है, एक ही आंदोलन आता है। एक ही आंदोलन कब हुआ था, 1921 में, ठीक है, आपको याद रखना है। इनसे संबंधित कौन सा है, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन कब होता है, 1921 में होता है, आपको याद रखना है, मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित। और हम बात करें तो कोल्यारी गांव उदयपुर में इनका जन्म होता है, जन्म का पूछा जा सकता है, उदयपुर में इनका जन्म होता है। जिन्हें भील जातियों में आदिवासियों का मसीहा या फिर बावजीबी के नाम से तो इनको जानते ही हैं, ठीक है। और वनवासी संघ की इन्होंने स्थापना करी। और इन्होंने एक ही आंदोलन को हम क्या कहते हैं, भौमट आंदोलन भी कहते हैं, भौमट आंदोलन कोई अलग नहीं है, एक ही आंदोलन को हम क्या कहते हैं, भौमट आंदोलन भी कहते हैं। इसको इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, चित्तौड़गढ़ से शुरू किया था। और नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किससे है, एक ही आंदोलन से है, नीमड़ा हत्याकांड का संबंध कौन से आंदोलन से है, एक ही आंदोलन से है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, गोरबंद क्या है, हमसे पूछा गोरबंद क्या है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, ऊंट के गले का है, पैरों का आभूषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोरबंद तो हम सब जानते हैं क्या है, ऊंट के गले का एक आभूषण है, ठीक है। और ऊंट को यदि हम बात करें तो ऊंट हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय पशु है, वो भी पशुधन श्रेणी का राष्ट्रीय पशु है। वन्यजीव श्रेणी का कौन सा है, चिंकारा, और पशुधन श्रेणी का कौन सा है, हमारा ऊंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो कि 2014 में इसको हमारा क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, रांगड़ी है, ढूंढानी है, मेवाती है या फिर बांगड़ी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, जयानक ने की, चंद्रबरदाई ने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी, जयानक ने की थी। ये भी काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी क्या नीति थी, विद्रोहियों को सहयोग, बिल्कुल सहयोग तो उन्होंने 1% भी नहीं किया। अंग्रेजों को सहयोग, बिल्कुल अंग्रेजों के सहयोग की उनकी क्या रही थी, नीति रही थी, उदासीनता नहीं। तो अंग्रेजों के सहयोग की क्या रही थी, उनकी नीति रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वंश भास्कर के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई है, जगजीवन है, जयचंद्र सूरी है या फिर सूर्यमल्ल मिश्रण है। तो वंश भास्कर के जो रचयिता है वो कौन है, सूर्यमल्ल मिश्रण है, ठीक है, आपको याद रखना है, सूर्यमल्ल किसके रचयिता है, वंश भास्कर के रचयिता है।
हम बात करें सूर्यमल मिश्रण की, तो ये कहाँ से संबंधित है? हाड़ौती से संबंधित है। हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है कौन? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा जाता है? हमारा राजकीय कवि, मतलब कि राज्य कवि कहा जाता है। राजस्थान के साहित्य के नवजागरण के पुरोधा कवि भी इनको कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को। और हमारे राज्य कवि भी कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण। इनकी एक और रचना है वीर सतसई, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है वीर सतसई, एक है वंश भास्कर। दोनों में से कोई सी भी आपसे पूछी जा सकती है। एक बलवंत विलास भी क्या है? इन्हीं की है। हम बता दें, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ये कौन थे? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक थे, राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ये हमारे राजकवि है। रसावतार वीर रस का इन्होंने मुख्यतः क्या किया है? यूज किया है अपनी कविताओं में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 8 है, NH 11 है, NH 14 है, या फिर NH 15 है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? NH 15 है हमारे राजस्थान का सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है? मांदल है, गौर है, मोरिया है, या फिर लूर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मांदल है, जो कि वृत्ताकार किया जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने बागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा को में बोली जाने वाली बोली को ग्रियर्सन ने क्या कहा? गुजराती कहा, मेवाड़ी कहा, मालवी कहा, या फिर भीली कहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रियर्सन ने क्या कहा? ग्रियर्सन ने उसको कहा भीली बोली। ठीक है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, जहाँ पर सर्वाधिक भील रहते हैं, तो वहाँ पर जो बोली जाने वाली भीली बोली है, उसको उन्होंने क्या कहा? वागड़ी बागड़ का, मतलब बागड़ में जो बोली जाती है उसको भीली बोली कहा। ठीक है, किसने कहा था? G.A. ग्रियर्सन ने। वागड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके अंदर मुख्यतः आता है। वागड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गुजराती से प्रभावित बोली कौन सी है? तो कौन सी है? वागड़ी बोली है, सर्वाधिक प्रभावित है। और वागड़ी में संत मावजी की रचनाएं किसमें है? वागड़ी में है। जबकि बागड़ी पूछा जाए तो शेखावटी आएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हम बात करें G.A. ग्रियर्सन के बारे में। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। G.A. ग्रियर्सन की यदि हम बात करें तो G.A. ग्रियर्सन कौन थे? G.A. ग्रियर्सन ने हमें क्या दिया था? राजस्थानी शब्द। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो यूज़ किया था राजस्थानी शब्द का, वो किसने किया था? G.A. ग्रियर्सन ने किया था। और कब किया था? 1912 में किया था। द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, उसके अंदर इन्होंने इसका प्रयोग किया था। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और G.A. ग्रियर्सन का क्या मानना है कि राजस्थानी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कौन से अपभ्रंश से हुई है? नागर अपभ्रंश से। चलिए, इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? टीका है, बूली है, टोटी है, या फिर रमझोल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टोटी। टोटी सही आभूषण है जो कि कहाँ पर पहना जाता है? कान में। ये भी आया हुआ है, ये शायद रीट के एग्जाम में ही आया था, जो अपना पात्रता परीक्षा था उसमें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? आरक्षित वन क्षेत्र, सुरक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र, या फिर सामाजिक वानिकी वन क्षेत्र? तो हम बात करें 50% से अधिक की, तो 50% से अधिक जो वन क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं? तो 50% से अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है हमारे? कौन से वाले आते हैं? सुरक्षित वन क्षेत्र हमारे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सुरक्षित वन क्षेत्र हमारे सबसे ज़्यादा है। एक होते हैं आरक्षित, एक होता है सुरक्षित, एक होते हैं अवर्गीकृत। इनकी यदि हम बात करें आरक्षित की, तो आरक्षित में कौन से आते हैं? पूर्णतः प्रतिबिंबित, मतलब पूर्णतः प्रतिबंध होता है उन पर कि ना तो हम पशु चारण कर सकते हैं, ना वहाँ से वनों से लकड़ियों को काट सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो लगभग कितनी है? 37%, मतलब 37.05 के लगभग है, मतलब लगभग 37% है। ठीक है, और सुरक्षित वन क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर आंशिक प्रतिबंध होता है। आंशिक प्रतिबंध होता है मतलब वहाँ पर अपन परमिशन के से वहाँ पर क्या कर सकते हैं? पशुचारण संभव है, वनपाल की परमिशन से, लेकिन कटाई तो वर्जित होती है वहाँ पर भी। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? बारामेर। ये लगभग है 57% के लगभग, मतलब 56.49 के लगभग है, मतलब लगभग 57% है। ठीक है, और बाकी आते हैं अवर्गीकृत, जो कि सबसे कम होते हैं, अप्रतिबंधित होते हैं, जिनमें वनों की कटाई चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये लगभग कितने हैं? 6.46% के लगभग है, मतलब लगभग हम 7% इसे मान सकते हैं। और हम बात करें आरक्षित वन क्षेत्र, ये सर्वाधिक है उदयपुर में, और सुरक्षित है सर्वाधिक बारां में, और अवर्गीकृत है सर्वाधिक बीकानेर में। तो इनमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका हो गया? सुरक्षित का हो गया। और सुरक्षित सर्वाधिक कहाँ पर है? 12 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा,
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चालुक्य शासक था वो कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या फिर परमार्दी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमदेव द्वितीय था पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, अरावली में निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़ है, सज्जनगढ़ है, तारागढ़ है या फिर रघुनाथगढ़ है? तो इन सब में यदि हम बात करें तो सबसे नीचा कौन सा हो जाएगा? तारागढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में है, बांसवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर बारां में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धौलपुर में है कौन सा? राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। हम बात करें धौलपुर की तो पंछेड़ा है, पछेड़ा यहाँ का क्या है? वो हो जाएगा शुभंकर। हम बात करें धौलपुर की तो धौलपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तो धौलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक कौन सा आ जाएगा? केसर बाग। केसर बाग काफ़ी पूछा जाता है, केसर बाग कहाँ पर है? केसर बाग धौलपुर में है। और हमसे पूछे कि राम सागर, राम सागर भी काफ़ी पूछा जाता है, केसर बाग और राम सागर ये दोनों कहाँ पर है? ये है धौलपुर में, आपको याद रखना है। और सबसे पहले हमारे सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ पर होते हैं? धौलपुर में होते हैं, आपको याद रखना है। सर्वाधिक पूर्व में हमारी ये स्थित है, ठीक है। और यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? चित्तौड़गढ़ में है भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और ठीक है। यह रावत बाटा में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। इसमें चंबल व बामनी नदियों का भी संगम होता है। और कौन सा है यहाँ पर? बस्सी है। एक तो हो गया भैंसरौड़गढ़, एक कौन सा हो गया? बस्सी हो गया, जो कि जंगली बाघों के विचरण के लिए फेमस है। और आई व ब्राह्मणी या फिर वामनी नदियों का यहाँ पे उद्गम होता है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर क्या आया है? बारह, बारह में कौन सा हो गया? बारह में हमने अभी पढ़ा था, कौन सा हो गया? शेरगढ़। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया? बारह में हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया? बारह में हो गया। चलिए इन्हीं जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिएगा, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 3 या अधिक अवसरों पर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका सही जवाब भी देख लेते हैं। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, एक हरिदेव जोशी थे, भैरव सिंह शेखावत। तो 3 की बात हो रही है, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? गोटन, मोडक, ब्यावर या फिर गुलाबपुरा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुलाबपुरा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो वो कितना था? 24.9% था, मतलब 75% के लगभग ग्रामीण थी और 24.9% के लगभग, मतलब लगभग 25% भी इसको कह सकते हैं। तो ये लगभग क्या थी? नगरीय जनसंख्या थी हमारी। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरों में रहने वाली जनसंख्या कहाँ पर थी? अलवर में थी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, डीएमआरसी, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएमआरसी की हमको फुल फॉर्म इसमें बतानी है, तो देख लेते हैं। डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर या फिर डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च कॉरपोरेशन या फिर डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर या फिर डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च कॉर्ड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डीएमआरसी, मतलब डीएमआरसी। इसकी आपको फुल फॉर्म पूछे तो डी से डेजर्ट, एम से मेडिसिन, आर से रिसर्च और सी से सेंटर। ये कहाँ पर है? जोधपुर में, ये भी याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? जोधपुर से थी, जयपुर से थी, उदयपुर से थी या फिर बीकानेर से थी? तो ये कहाँ से संबंधित थी फ्रेंड्स? जोधपुर से जो है वो क्या थी? संबंधित थी। आपको याद रखना है, जोधपुर से क्या थी? संबंधित थी। हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का जो शुभंकर है वो कौन सा है? जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा। आपको याद रखना है, जोधपुर का शुभंकर कौन सा है? कुरंजा है। और हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर की स्थापना किसने करी थी? जोधपुर की स्थापना करी थी राव जोधा ने। जोधपुर की स्थापना किसने करी थी? राव जोधा ने करी थी। आपको याद रखना है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने करी? जोधपुर शहर की स्थापना करी थी राव जोधा ने। चलिए इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और कब करी थी ये भी देख लीजिएगा, 1459 के लगभग करी थी। और इसके जस्ट 100 साल की बाद की बात करें तो 1559 में किसकी होती है? उदयपुर की, उदय सिंह ने करी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई 1987 में, 1986 में, 1983 में या फिर 1984 में? तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पीड पोस्ट सेवा जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 1986 में की गई थी, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए हमारे राजस्थान में ग्रामीण परिवहन बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 2012 में, मतलब 14 दिसंबर 2012 को। यदि आपसे पूछा जाए कि लोक परिवहन बस सेवा कब शुरू हुई राजस्थान में, तो वो कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। ग्रामीण परिवहन बस सेवा तो 2012 में और लोक परिवहन बस सेवा 2015 में शुरू होती हैं, ठीक है। और हमारे रेल मंडल कितने हैं? 5 हैं। और हमारा राजस्थान कौन से रेलवे जोन में आता है? उत्तरी पश्चिमी में, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में आता है, ठीक है। और हम बात करें कि राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब आती है, तो
1994 में राजस्थान की प्रथम सड़क नीति आती है। एक हमारे आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक आती है मुख्यमंत्री सड़क योजना। बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तो ये आती है 25 दिसंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। एक बात करें मुख्यमंत्री सड़क योजना की, ये आती है 7 अक्टूबर 2005। ठीक है, 7 अक्टूबर 2005, मतलब 2000 और 2005। 2000 में तो आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना आती है 2005 में, आपको याद रखना है। और रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर का हमारा कौन सा है, राजस्थान है, किसके, रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कौन से जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा धौलपुर में। और धौलपुर में कौन कौन से है, एक है धौलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, एक है केसरबाग, एक है केसरबाग और एक है राम सागर। आपको दोनों तीनों नाम याद रखने हैं। तो धौलपुर का तो आपको नाम याद रहेगा ही, बाकी दोनों भी आपको याद रखने हैं, केसरबाग और राम सागर, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताड़ना मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, मीणा, सांसी, भील या फिर गरासिया। तो ये किस जनजाति से संबंधित है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए गए लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है, तहनीशा, भराड़, मांडना या फिर फड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, भराड़ उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, करौली, धौलपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भरतपुर, जो कि हमारा राजस्थान का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भरतपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, भरतपुर में है बंद बारेठा। आपको याद रखना है भरतपुर में कौन सा है, बंद बारेठा है। और भरतपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, भरतपुर में है केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य, घरा पक्षी विहार भी हम जिसको कहते हैं। आपको दोनों ही याद रखने हैं। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है, पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र या फिर पगड़ी है, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र है या फिर ओढ़ने वाला मोटा लबादा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, फेटा जो भीलों में शब्द है प्रचलित, इसका अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है, पगड़ी टाइप का, उसको हम क्या कहते हैं, फेटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, नदी जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए या फिर वर्षा जल के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, वर्षा के जल के लिए प्रसिद्ध जो शब्द है पालर पानी, वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में शायद एलडीसी में जाने किसमें देखा था मैंने, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, कुंडी, टांका, खडीन या फिर जोहड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, खडीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या फिर बाड़मेर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में है। जोधपुर से आपको क्या याद आना चाहिए, जोधपुर शहर की जो स्थापना करी थी वो कब हुई थी, 1459 में, और करी किसने थी, जोधा ने करी थी, मतलब कि राव जोधा ने करी थी। आपको याद रखना है, ठीक है। जोधपुर शहर के शुभंकर की बात करें तो क्या होता है, कुरंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संरचना किस जिले में स्थित है, कोटा में है, बारा में है, बूंदी में है या फिर भीलवाड़ा में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये है बारा में। और बारा का शुभंकर हम जानते हैं क्या होता है, मगर होता है। और बारा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, सांपों की शरण स्थली जिसको हम कहते हैं, परवन नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है, रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह या फिर महाराजा कुमार शेर सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भागवत कथा पर आधारित गज उद्धारक ग्रंथ की रचना का श्रेय है वो है महाराजा अजीत सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे जिन्होंने क्या करी थी, उदयपुर की क्या करी थी, स्थापना करी थी। उदयपुर नगर की स्थापना की बात करें तो 1559, मतलब 1459 में तो किसकी होती है, जोधपुर की, और 1559 में किसकी होती है, उदयपुर की होती है, महाराणा उदय सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? महमूदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या फिर कमलाबाद? तो सही जवाब क्या हो जाता है? सिवाना दुर्ग का नाम दिया था खैराबाद, जबकि खिजराबाद आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है जो कि नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा या फिर मालवी? तो मालवी है जो भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी मगरा है, मारवाड़ी है, मालपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाली नस्ल किससे संबंधित है? घोड़े की, भेड़ की, ऊंट की या फिर गोवंश की? तो सही जवाब क्या हो जाता है? भेड़ की नस्ल है नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया? रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय? तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था निष्कलंकी संप्रदाय। संत माओ जी की बात करें तो संत माओ जी की जो रचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? चोपड़ा कहलाती हैं। आपको ये याद रखना है, चोपड़ा कहलाती हैं। और वो कौन सी भाषा में है? वो सब है वागड़ी में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। देखिए आप ही गया, लालदासी संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से, निष्कलंक संप्रदाय से या फिर निम्बार्क संप्रदाय से? तो जिससे संत माओ जी संबंधित होंगे उससे संबंधित होंगे चोपड़ा। तो सही जवाब हो जाएगा निष्कलंक संप्रदाय से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? संत रामचरण जी शाहपुरा, बिल्कुल सही है। संत हरि रामदास जी सिंगथल, ये भी सही है। संत रामदास जी खेड़ापा, ये भी सही है। जबकि संत दरियाव जी रेवासा नहीं है, रैण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? से। ये सुमेलित हमारा नहीं है, बाकी तीनों हमारे क्या है? सुमेलित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांकरेज नस्ल अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, अजमेर में या फिर भीलवाड़ा में? तो सही जवाब क्या हो जाता है? बाड़मेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की पशु जनसंख्या है वो कुल कितनी है? 468.01 लाख, 568.01 लाख, 668.01 लाख या 768.01 लाख? देख सब 68 दे दी, किसी को 68 याद रहे तो कर ही नहीं पाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 568.01 लाख। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पहाड़ी पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? पहियों पर जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो कहाँ पर है? ये तो हम सब जानते हैं कहाँ पर है, जयगढ़ दुर्ग में है। आपको याद रखना है जयगढ़ दुर्ग कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। जयपुर में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जमवारामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क भी बनाया गया है, देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है और जैविक पार्क भी यहाँ पर है। आगे देखिएगा, बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? बांगड़ का गांधी अलग है, बांगड़ का धनी पूछा है हमसे। ठीक है, बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? बाबा शक्कर बार पीर को, माल खेतजी को, कमरुद्दीन शाह को या फिर जहार पीर को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बाबा शक्कर बार पीर को कहा जाता है बांगड़ का धनी। आगे देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल देखिएगा। बांगड़ का धनी के नाम से बाबा शक्कर पीर को जाना जाता है। बाबा शक्कर पीर की दरगाह कहाँ पर है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है, राजस्थान के कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में स्थित है। कौमी एकता के प्रतीक के रूप में ही यहाँ प्राचीन काल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल 3 दिवसीय मेले का जो 3 दिवसीय है वो मेला यहाँ पर लगता है। आगे देखते हैं, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है अजीत भवन, उम्मेद भवन, बीजोलाई के महल या फिर जसवंत थड़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मेद भवन। ये सभी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और उम्मेद भवन को हम जानते हैं किसके नाम से? छीतर पैलेस के नाम से। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया किसके बारे में? जसवंत थड़े के बारे में। जसवंत थड़ा क्या है? हमारा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और सरदार सिंह के द्वारा निर्मित है क्या? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़े का निर्माण पूछा जा सकता है, किसने निर्माण करवाया था? सरदार सिंह ने। इसी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जबकि बात करें राजस्थान के दूसरे ताजमहल की तो अबली मेणी का महल, जो कि कहाँ पर है? कोटा में। इसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहा। बात करें काका जी की दरगाह, जो कि प्रतापगढ़ में है, इसे कांठल का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। काका जी का दरगाह कहाँ पर है? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत थड़ा निर्मित करवाया था? देखिए आ भी गया है, राव जोधा द्वारा नहीं, जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा बिल्कुल नहीं, सरदार सिंह द्वारा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने इनकी याद में करवाया था, लेकिन करवाया किसने था? सरदार सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह किला जिसे अंग्रेज सेना नहीं जीत सकी वो कौन सा है? बयाना दुर्ग है, भरतपुर का किला है, जूनागढ़ का किला है या फिर कोटागढ़ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? भरतपुर का, क्योंकि भरतपुर के किले को हम लोहागढ़ भी जिसे कहते हैं, उसको अंग्रेजी सेना कभी जीत नहीं पाई। ऑप्शन देख
थोड़ी सी इसकी सॉरी देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल देखिएगा। भरतपुर स्थित लोहागढ़ के किले को अपने देश का एकमात्र अजेय किला कहा जाता है, जिसे कोई जीत नहीं पाया। मिट्टी से बने इस किले को दुश्मन भी नहीं जीत पाए। अंग्रेजों ने 13 बार बड़ी तोपों से इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था, फिर भी नहीं जीत पाए। लोहागढ़ इस किले का निर्माण लोहागढ़ के इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में जाट शासक सूरजमल ने करवाया था, जिसे जाटों का फ्लातून भी कहते हैं। सूरजमल को क्या कहते हैं, जाटों का फ्लातून। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया, लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण या भरतपुर दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ पर स्थित है। बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, अलवर में है या फिर अजमेर में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है कपिल मुनि की तपोभूमि है कोलायत झील। जहाँ पर कोलायत झील होगी वो कहाँ पर है, वो है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर से संबंधित कौन सा अभ्यारण्य है, बीकानेर से संबंधित है गजनेर अभ्यारण्य। आपको याद रखना है बीकानेर में कौन सा अभ्यारण्य है, गजनेर अभ्यारण्य, जो कि बटबड़ पक्षियों के लिए फेमस है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, रेत का तीतर, जो कि यहाँ का क्या है, शुभंकर भी है। जंगली सुअरों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, भोपाल सागर को, मात्रकुंडिया को, मंड माफिया को या फिर बाड़ोली को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, मात्रकुंडिया को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, माही नदी से, कोटा बैराज से, नर्मदा नहर से या फिर जयसमंद झील से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, जयसमंद झील से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राज्य संबंध झील का, फतेह सागर झील का, फॉय सागर झील का या फिर नक्की झील का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉय सागर झील का निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल गुरु उपाधि हाल गुरु उपाधि धारण करता है, मतलब हाल गुरु की उपाधि किसने धारण के लिए, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु। ठीक है, मोकल, लाखा, चूंडा या फिर कुंभा। तो कुंभा ने उपाधियां धारण करी थी, हाल गुरु, राजगुरु, जो भी सारे गुरु गुरु थे वो किसने धारण करी थी, कुंभा ने धारण करी थी, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए। एक तो मेवाड़ की जो पन्नाधाय है वो तो पन्नाधाय के नाम से ही है, लेकिन एक मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से भी फेमस है, वो कौन है, जिन्होंने अजीत सिंह की भी क्या करी थी, जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय होने का दायित्व निभाया। मतलब जैसे हमारी पन्नाधाय ने सहायता करी थी उदय सिंह की, ऐसे इन्होंने अजीत सिंह की सहायता करी थी। ऑप्शन देख लेते हैं, गोराधाय, हीराधाय, दुर्गाधाय या फिर सोनाधाय। तो सही जवाब क्या हो जाता है, गोराधाय। ये इनको क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वर्सेशन में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, जयसमंद, आना सागर, सांबर या फिर पंचपदरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, सांबर झील को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 2019 की पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं। अलवर में, बाड़मेर, बाड़मेर दो बार आ गया, अलवर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या फिर गंगानगर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाड़मेर में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की 20वीं जो पशुगणना है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर रही। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें पूछना ये पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की है, बिल्कुल सही है। सोनारी भेड़ बिल्कुल सही है। नाचना ऊँट है, बिल्कुल सही है, लेकिन गोमट गाय की नहीं है। तो इसका सही जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है जो नहीं है, चोखला, नाली, पूगल या फिर राठी। तो चोखला भी है, नाली भी है, पूगल भी है, लेकिन राठी है जो कि भेड़ की नस्ल नहीं है। आगे देखिएगा, हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ झीलें दे रखे हैं, एक तरफ इनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। देखिएगा, मोती झील की बात करें तो मोती झील कहाँ से संबंधित है, भरतपुर से संबंधित है। भुज झील की बात करें तो ये संबंधित है जैसलमेर से, जबकि आनंद सागर झील की बात करें तो ये है बांसवाड़ा से, और तलवाड़ा झील की बात करें तो तलवाड़ा झील कहाँ पर है, हनुमानगढ़ से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1,
ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम से, बहादुर शाह से, खुर्रम से या फिर सदावत खां से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सलीम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा या फिर शाकंभरी के चौहान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाकंभरी के चौहानों से वो क्या थी? संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम हमें जमाना है। तो इनमें सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट सीधा आंसर ही बता देते हैं। सबसे पहले आए हम्मीर, फिर आए छेत्र सिंह, फिर आए राणा लाखा, फिर आए मोकल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, और हम्मीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। आपको याद रखना है, विषम घाटी पंचानन आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं, धर्म, जहाज, भक्ति, पदार्थ एवं नासकेत लीला, ये रचनाएं किस संत की हैं? लालदास की हैं, रामचरण की हैं, सुंदरदास की है या फिर चरणदास की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये संबंधित है चरणदास जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? रामस्नेही से, अलखदासी से, लालदासी से या फिर चरणदासी से? तो सहजोबाई का संबंध किससे है? चरणदासी संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हरिदास संप्रदाय से मतलब किस संप्रदाय के संस्थापक थे? रामस्नेही, निरंजनी, अलखिया या फिर निम्बार्क? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? संत हरिदास जी संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? छपरवाड़ा झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू, बाल संबंध झील राजसमंद। गलत हो जाएगा क्योंकि जोधपुर संबंधित है, जय संबंध उदयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सह, जो कि हमारे क्या है? संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील से शामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं? राजसमंद से, उदय सागर से, जयसमंद से या फिर सिलीसेड से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जयसमंद से निकलती है। सिलीसेड कहाँ पर है? सिलीसेड तो अलवर में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तालिका फर्स्ट है, तालिका सेकंड है, हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दे रखी हमें झीलें और एक तरफ हमें दे रखे हैं जिले कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले वो भरिएगा जो आपको आती हैं। देखिए, कायलाना की बात करें, कायलाना आपको आती होगी। कायलाना कहाँ पर है? कायलाना है हमारे जोधपुर में। ठीक है, गैप सागर आपको आता होगा। गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और जमवा रामगढ़ आपको आता होगा, ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो उदय सागर कहाँ हो गया? उदयपुर में। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 3412। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो मीठे पानी की नहीं है? नवलखा, नक्की, छापरताल या फिर लूणकरणसर? तो लूणकरणसर जो कि बीकानेर से संबंधित है, ये क्या है? ये है जो मीठे पानी की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचपदरा झील कैसी है, मतलब किस प्रकार की है? खारे पानी की है, मीठे पानी की है, मिश्रित पानी की है या फिर विशेष पानी की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कैसी है? खारे पानी की झील है। पंचपदरा झील की यदि हम बात करें तो देखिए, बीकानेर में हमने क्या पढ़ा था अभी? बीकानेर में कौन सा अभ्यारण्य है? बीकानेर में है गजनेर अभ्यारण्य। बीकानेर में कौन सा अभ्यारण्य है? गजनेर अभ्यारण्य है, जो कि बटबड़ पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक है, हम आपको फटाफट से बता देते हैं थोड़े से अभ्यारण्यों के बारे में। देखिए, चूरू में कौन सा आएगा? चूरू में आएगा ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि काले हिरणों के लिए फेमस है। माचिया साइप्रस रोटेंडस, जो नरम घास है वो यहाँ पर मिलती है। और हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में कौन कौन से आएंगे? जयपुर में आएगा नाहरगढ़, और कौन सा आएगा? जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो बायोलॉजिकल पार्क है, बियर रेस्क्यू सेंटर भी से कहा जाता है। भरतपुर की बात करें तो बंद बारेठा, बंद बारेठा काफी बार पूछा जाता है। बंद बारेठा की बात करें तो ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। परिंदों का घर भी इसे कहा जाता है। और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते ही हैं। धौलपुर की बात करें तो एक है धौलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। धौलपुर के अलावा कौन सा है? केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, और एक रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। टोंक की बात करें तो बीसलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। यह टोंक की टोडा रायसिंह तहसील में, टोडा रायसिंह ये भी पूछा जाता है, कौन सी में है? टोडा रायसिंह तहसील में है। ठीक है, राजमहल गाँव में। यह राजस्थान का नवीनतम अभ्यारण्य है, जिसे वसुंधरा राजे सरकार है, उन्होंने 2006 में अभ्यारण्य घोषित किया था। ये 2006 की बात है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? 12 में। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? 12 में है। इसे सर्पों की शरण स्थली भी कहा जाता है, जहाँ से परवन नदी गुजरती है। और बात करें कोटा की, तो कोटा में कौन सा? जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि एक जलीय अभ्यारण्य है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान यहाँ पर है।
इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, ठीक है। और हम बात करें अभेड़ा, अभेड़ा जैविक उद्यान, ये भी कहाँ पर है, कोटा में है। कोटा में जवार सागर भी है और अभेड़ा भी है। और एक जो दर्रा है वो कोटा चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में है, राणा प्रताप सागर बांध पर। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन सी नदियों के संगम पर ये बना हुआ है, ये है एक तो चंबल नदी और एक बामनी नदी, दोनों के संगम पर क्या है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। एक आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में है। सांपों के हेतु ये भी फेमस है। और रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी इसको कहा जाता है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि किससे फेमस, किसके लिए फेमस है, सिरोही में संबंधित है, सिरोही से, ठीक है। और ये राज्य का एकमात्र पहाड़ी परिस्थित अभ्यारण्य इसलिए फेमस है, जो कि जंगली मुर्गों, भालुओं, इनके लिए फेमस है। वर्तमान में यह अभ्यारण्य की गिनतियों में वैसे आता नहीं है, ठीक है। और हम बात करें फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल कहाँ पर है, फुलवारी की नाल कहाँ पर है, फुलवारी की नाल है हमारे उदयपुर में। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। यहीं से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, सोम नदी प्रवाहित होती है। एक उदयपुर में एक फुलवारी की नाल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ये नीलगाय व लोमड़ियों के लिए फेमस है। यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी बनाया गया। एक है जयसंबंध, ठीक है, जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो उदयपुर में कौन कौन से हो गए, फुलवारी की नाल हो गया, सज्जनगढ़ हो गया, जयसंबंध हो गया। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्टली तो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। और ये किसके लिए फेमस है, उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। तो प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो भी क्या है, उड़न गिलहरियां हैं। यहाँ पर सर्वाधिक उड़न गिलहरियां देखने को मिलती हैं। और इस अभ्यारण्य को चीतल या चौसिंगे की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है, उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। और इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष, सागवान के जो वन है एकमात्र इस अभ्यारण्य में मिलते हैं, ठीक है। और हम आपको बताएं सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर है, तो सीता माता मंदिर है, एक लवकुश नामक दो जल स्रोत है, सीता माता मंदिर भी है, लवकुश नामक दो जल स्रोत भी है। जाखम नदी का यहाँ से होता है उद्गम। यह अभ्यारण्य अरावली विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम पर स्थित है। कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य। एक आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि चंबल नदी के किनारे किनारे पर स्थित है, जैसे कि कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर, जो भी चंबल नदी के किनारे किनारे और एमपी के राजस्थान की जो सीमा के सहारे सहारे ये फैला हुआ है। कौन सा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो घड़ियालों का संसार भी जिसे कहा जाता है। आगे हम बात करें सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है सरिस्का ए, जो कि क्या है, हमारा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में दूसरी बाघ परियोजना 1978 में यहीं पर शुरू होती है। आगे हम बात करें कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो कि कहाँ पर फैला हुआ है, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है, पाली, राजसमंद, उदयपुर। इसमें कौन कौन सा फैला है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए फेमस है। यह राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ से प्रदेश की दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाली बनास व साबरमती नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये तो कहाँ पर फैला है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये फैला है पाली, राजसमंद और नागौर में। एक हम बात करें यदि पाली, अजमेर और राजसमंद, मतलब उदयपुर की जगह क्या आ जाए, अजमेर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा है, रावली टोडगढ़। रावली टोडगढ़ है, जो कि मोस्टली तो अजमेर में है, लेकिन वैसे पूछा जाए तो पाली, अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। इसका नाम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा था, टोडगढ़, ठीक है। और हम बात करें रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य की, यह देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है, रणथंभौर में है। ये तो आप जानते हैं, रणथंभौर कहाँ पर, सवाई माधोपुर में है। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य का इसे दर्जा दिया गया और 1974 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। और नवंबर 1980 में राजस्थान का राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। कब किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, इसे 1980 में किया गया। बाकी यदि हम बात करें दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में, अभी हमने बताया। कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली के लिए फेमस, करौली का फेमस है। कैला और केवला देव कहाँ का है, भरतपुर का है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें, देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस है, इससे आपका क्वेश्चन मिल सकता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो ये कहाँ का फैला है, एक तो है जैसलमेर में और एक है बाड़मेर में, आपको याद रखना है। जैसलमेर में इसकी लंबाई ज़्यादा है, मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है, जबकि बाड़मेर में कम है। 1900 किलोमीटर का क्षेत्रफल, मतलब लगभग 1900 किलोमीटर तो ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और जबकि बाड़मेर में कितना है, लगभग 1262 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 3162.50 किलोमीटर के लगभग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, वास्तव में इसे अभी तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया नहीं गया है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पर क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क है, मरुस्थल पार्क भी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है,
राज्य पक्षी हमारा राजस्थान का, सॉरी, जैसलमेर का, जो कि हमारा वो क्या है, शुभंकर है, और हमारा राज्य पक्षी है गोडावण, ठीक है। तो गोडावण को क्या किया जाता है, यहाँ पर गोडावण को इसमें राज्य पक्षी गोडावण को 21 मई 1982 को राज्य पक्षी का दर्जा इसको दिया गया था। गोडावण को ही हम क्या कहते हैं, कैरियोटिस नाइग्रीसेफ, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको कहते हैं। सेवण घास यहाँ पर बहुतायत मिलता है। चलिए, हमने आपको काफ़ी इसके आज के जो राष्ट्रीय उद्यान है इनको इस वीडियो के साथ कवर कराने की क्या करी है, कोशिश करी है, ठीक है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए होंगे। कल की में हमने कवर कराने की कोशिश करी थी, जो भी हमारे प्रजामंडल है, जो भी किसान आंदोलन है, उनसे संबंधित हमने आपको बीच बीच में जानकारी देने की कोशिश करी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और आपको यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक बात बता देते हैं फ्रेंड्स, अब आपका एग्जाम में कुछ दिन शेष हैं, तो आप ज़्यादा वीडियो ना देखकर, अब हम आपके लिए 1-2 वीडियो लाएंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है। एक हम आईसीटी से संबंधित वीडियो इसमें लाना चाह रहे हैं, तो एक आईसीटी से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम है कॉपी पेन वाली जो स्टडी होती है, मतलब आप एक बार जो आपका सिलेबस है उसे हल्का हल्का सा फटाफट से रीडिंग मार दीजिए, ठीक है, एग्जाम तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को तो आप लाइक कर ही दिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में।